आगे बात करते हैं बिहारी सतसई के भाव पक्ष में। वीर का भाव, वीरत्व का भाव भी नहीं है। और ये जो वीरत्व का भाव है, ये बिहारी जी के जो व्यक्तित्व में विद्यमान एक ऊर्जा है, एक शक्ति है, जिसने समाज को एक नई दिशा देने का एक उत्कट प्रयास किया है, उसकी ओर है। तो बिहारी, क्योंकि जो वीरता का भाव है, वो हमें निडरता के साथ कुछ भी बोलने की शक्ति प्रदान करता है। कुछ भी से तात्पर्य ये है कि जो उचित है और जिन चीजों का विरोध हमें करना है, हम सही से किसी को कह पाए, किसी बात के लिए जो गलत है उसका विरोध कर पाए। तो गलत का विरोध करने के लिए, सत्य बोलने के लिए, सत्य की स्थापना करने के लिए वीरता का होना आवश्यक है, निडरता का होना आवश्यक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो सत्य है उसको, उस पर बने रहने के लिए, उस पर जो है उसकी स्थापना के लिए, उसे अपनाने के लिए हमें निडरता की आवश्यकता है। तो बिहारी के जो साहित्य है उसमें वो वीरता का पुट मिलता है। जिस पुट में उनकी निडरता निहित है, जिस पुट में वीरों का के प्रति प्रशंसा निहित है, जिस पुट में वीरों के प्रति एक आदर का भाव निहित है और समाज को एक नई शिक्षा देने का भाव निहित है। तो बिहारी ने अपने आश्रयदाता जय सिंह की वीरता एवं उनकी प्रशंसा करके सतसई में वीरता का भी पुट डाला है। और ये जो वीरता है, ये वीर रस को भी अपने साथ में लेकर चली है। सामा सेन सयान की सबे शाही के साथ, बाहुबली जैसा ही जो फतेह तिहारी। तो यहाँ पर जो बिहारी जी कहना चाह रहे हैं, उनके कहने का तात्पर्य यह है कि तो इस पद में वो जय शाह के वीरता का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि सामान सेन सयान की सबै शाह के साथ, जितना सामान है, सेना है, चतुरता है, सयान की चतुरता है, वो सारी की सारी शाह के साथ है, जो दिल्ली पति शाहजहां है उसके साथ है। परंतु हे बाहुबली जय शाह जी, फतेह की जीत वो सिर्फ आपके हाथ में है। तुम जहां भी जाते हो वहां जीत की प्राप्ति होती है। ये दक्षिण का युद्ध है, यहाँ भी आपने अपनी जीत प्राप्त की है। और हुक्म पाए जय शाह को हरि राधिका प्रसाद। आगे कहते हैं कि जय शाह का हुक्म पाकर हरि राधिका के प्रसाद से करी बिहारी सतसई भरी अनेक समाज। मैंने ये सतसई का निर्माण किया है और इसमें बहुत सारे संवाद दिए हैं। तो यहाँ पर जो कवि हैं उन्होंने वीरतापूर्ण वर्णन किया है और वीरतापूर्ण वर्णन में उन्होंने जो जय शाह जी है उनकी प्रशंसा का पुट यहाँ पर दिया है। जय सिंह की वीरता एवं उनकी जो प्रशंसा है उसका, वो उनके आश्रयदाता राजा हैं और उनके ही संरक्षण में, उनके ही आश्रय में वो रहते हैं। इसलिए उन्होंने उनको ये सारा जो मतलब कि वीरता और प्रशंसा, उनकी वीरता पर जो उनकी प्रशंसा आदि है, ये सारा का सारा बखान बिहारी ने अपने आश्रयदाता की प्रशंसा के लिए किया है। और आगे भी बिहारी जो है वो यही कह रहे हैं कि जितने जो मतलब राजा की वीरता है, जो उनकी पराक्रमता है, उसका जितना अधिक वर्णन किया जाए वो उतना ही कम है। तो यहाँ पर कवि जो राजा जय सिंह है उनकी वीरता, उनकी प्रशंसा का वर्णन कर रहे हैं। बिहारी सतसई में प्रकृति को प्रमुख स्थान देकर उसके भी विभिन्न पक्षों का चित्रण किया गया है। प्रेम संबंधी प्रसंगों में प्रकृति की विभिन्न भूमिकाओं का अध्ययन वहां देखने के लिए मिलता है। बिहारी प्रकृति के चारों ओर के सभी तत्वों को दोहे के माध्यम से चित्रबद्ध करते हैं। ऋतु, हवा, धरती, आकाश, जल, वृक्ष, फल, फूल, सूरज, चंद्रमा, वन, इंद्रधनुष, खेत, पशु, पक्षी, प्राणी जैसे कई ऋतु को प्रसंगानुसार अभिव्यक्त करके बिहारी सतसई ने अपने चित्रण वहां पर दिए हैं। भाव और शिल्प की दृष्टि से प्रकृति चित्रण हर पाठक के मन को लुभाता है। वसंत ऋतु आम्र बौरों पर, भ्रमर पर, फूल पर आदि का सुंदर चित्रांकन कविवर बिहारी ने किया है।
एक स्थल पर वो कहते हैं छपी रसाल सौरभ सने मधुर माधुरी गंध ठौर ठौर झूमत जपंत झौर झौर मन। तो यहाँ पर कवि प्रकृति के चित्रण में कहते हैं अर्थात मोर की जो सुगंध से छत के तथा मीठी माधुरी गंध में संकर मकरंद के मध्य से उसके मद में जो अंधे हुए भौरों की भीड़ है, ऐसा लग रहा है कि एक एक ठौर पर गूंजती फिर रही है, कभी कहीं रुक रही है, कभी कहीं रुक रही है और इस रूप में गुंजन कर रही है। इसी प्रकार प्रकृति का एक दृश्य और आगे देते हैं कि दिशि दिशि कुसुमित देखिए उपवन विपिन समाज मन वियोगन को कियो शर पंजर ऋतुराज। कि दिशा दिशाओं में उपवन और वन का समाज फूला हुआ है, मानो वसंत ऋतु ने वियोगियों को बाणों का पिंजरा कर दिया है। जैसे बहेलिए पक्षियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं, इसी प्रकार बसंत ने फूलों का पिंजरा बना दिया है विरही जनों के विरुद्ध, मानो उसने ये षड्यंत्र रचा। हम देखा होगा कि जब मतलब कि बसंत ऋतु आती है तो चारों तरफ जो पेड़ हैं उनका फूल आ जाते हैं, कलियां खिल जाती हैं और जो छोटे छोटे से फूल होते हैं वो पूरे में सारे में अपने आप जड़ जड़ के पूरे में बिछ जाते हैं और उनका जो सौंदर्य है वो पूरी पृथ्वी को रंग बिरंग कर देता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो बहेलिया पक्षियों को पकड़ने के लिए पृथ्वी पर जाल बिछाता है, तो ये फूलों का जाल बसंत ऋतु में बिछा दिया है और किसके लिए बिछाया है? विरही जनों के मार्ग को, मतलब कि उनको और अधिक पीड़ित करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए, विरहियों के लिए यहाँ बसंत ऋतु रूपी जो बहेलिया है उसने पुष्प रूपी जो जाल है वो बिछा दिया है। क्योंकि पुष्पों का जो ये सौंदर्य है, वसंत का जो ये माधुर्य है, ये उन विरही जो नायक नायिका है उनको और अधिक कहना चाहिए पीड़ित करने वाला है और अधिक परेशान करने वाला है, उनको और अधिक उधन से और अवसाद से जोड़ने वाला है। तो इस प्रकार कवि ने स्थल स्थल पर प्रकृति का मतलब के अवलंब लेकर के और प्रकृति का वर्णन किया है। एक जगह कह रहे हैं नाही न ये पावक प्रबल मुए चलत चहुपास मानव विरह बसंत के ग्रीष्म लेत उसास। कि ये प्रबल अग्नि नहीं है बल्कि चारों ओर चलती हुई लुएं हैं, मानो वसंत के विरह में ग्रीष्म ऋतु की गर्म श्वासें ले रही। तो प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन कवि ने स्थल स्थल पर किया है। प्रकृति के हर रूप को कवि ने उजागर किया है। एक स्थल पर कहते हैं कि कहलाने एकत रहत अहि मयूर मृग बाग जगत तपोवन सो कियो दीरव दाग निदाग। कि दुख पाकर के जो एकत्र रहते हैं सारे के सारे, वो जैसे सर्प हैं, अहि माने सर्प, मयूर माने मोर, मृग हिरन, बाघ सिंह। ये मानो ग्रीष्म की बड़ी गर्मी ने संसार को तपोवन के रूप में बना दिया है। ग्रीष्म ऋतु है और ग्रीष्म ऋतु में पूरा संसार तपता है, तो जगत तपोवन से पूरा जो संसार है उसे तपोवन के समान कर दिया है। दीरव दाग निदाग, और जैसे तपोवन में सारे के सारे जीव जो है वो निर्वैर रहते हैं, बिल्कुल बिना किसी ईर्ष्या द्वेष के एक साथ रहते हैं, उसी प्रकार गर्मी से व्याकुल होकर ये सारे जीव एकत्रित हो गए हैं और बड़ी ही मतलब कि इस जो निदाग गर्मी है, जो इतनी दाहकता प्रदान करने वाली दीर्घ जो बड़ी गर्मी है, इसके कारण सारे जीव एकत्रित हो गए हैं। तो कवि ने प्रकृति के हर रूप को जो है कहा है, किस प्रकार वो प्रकृति विरहियों के लिए और अधिक दाहक हो जाती है, किस प्रकार और ज्यादा जो मतलब के ऋतुएं हैं वो विरहियों को और अधिक दुख देने वाली होती है। एक स्थल पर कहते हैं कि पावस घन अंधियार में रहो भेद नहीं आन राति द्योस जानियो करे
लखी चकई चकवान। कि पावस घन अंधियार में, वर्षा ऋतु के घने अंधकार में रहो भेद नहीं आन, और रात्रि में कोई भी भेद नहीं रहा। केवल चकवा चकवई, जो चकवा है वो चकवी को देखकर रात ही जोश जानी है, रात दिन का बोध होता है, क्योंकि जब वो पृथक पृथक बोलने लगते हैं तब रात, और जब संयुक्त होकर बोलते हैं तब दिन का बोध होता है। ऐसा होता है। चकवा और चकवी जो पक्षी हैं वो एक प्राकृतिक ये संयोग है कि जब दिन होता है तो वो दोनों आपस में मिल जाते हैं, और जैसे ही रात्रि आती है तो दोनों ही पक्षी एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, और एक दूसरे की से बिछड़ करके विरह की अग्नि में जलते हैं, की आवाज करते हैं। तो यहाँ पर कभी प्रकृति के माध्यम से जो सौंदर्य है ऋतुओं के माध्यम से उन सबको प्रकट कर रहे हैं। तो बिहारी ने अपने सत्सई में हर कहना चाहिए हर भाव को गढ़ा है, और पाठक उनकी सत्सई में हर भाव को पढ़ता है, स्पष्ट रूप से देखता है, जानता है। कवि ने बिहारी सत्सई में नाक्षिक वर्णन को भी महत्व दिया है, और जो नायिकाओं का नाक्षिक वर्णन है उसमें वो बड़ी सूक्ष्मता के साथ सत्सई को संवारते हैं। डॉक्टर विजय पाल सिंह का कथन है कि बिहारी ने नायिका के सौंदर्य का विविध प्रकार से चित्रण किया है। इनका सौंदर्य चित्रण एक से बढ़कर एक है। ये सौंदर्य की प्रत्येक संभाव्य स्थितियों का न केवल सूक्ष्म अवलोकन कर सके हैं, अपितु उसकी बड़ी सुंदर एवं मार्मिक अभिव्यक्ति करने में भी सफल रहे। सत्सई में सौंदर्य के अनेक आकर्षक चित्र उपलब्ध होते हैं, जो सहृदय पाठक के मन को मोह लेते हैं। नायिका के जो सौंदर्य है उसको बहुत ही सूक्ष्मता के साथ कवि उभारते हुए कहते हैं, ललित श्याम लीला ललन चढ़ी चिबुक छवि दूर, मधु छाक्यो मधुकर पर्यो मनो गुलाब। कि नायक सखी नायक से कहती है कि नायिका के चिबुक में गुदा हुआ नीले रंग का जो निशान है उसे देखकर ऐसा लगता है कि मोरों की झुंड नायिका के मुख रूपी गुलाब के फूल का मधु पीकर वहां इकट्ठी हुई। तो ये जो एक सौंदर्य का वर्णन है वो मिलता है, और इसके अतिरिक्त जो बिहारी का अपना एक वैद्य शास्त्र है, पौराणिकता है, मनोवैज्ञानिकता है, गणित है, दर्शन है, ज्योतिष शास्त्र है, ये सारे भाव भी बिहारी सत्सई में देखने के लिए मिलते हैं। ये सब जब एक साथ जुड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि कविवर बिहारी ने अपनी बहुज्ञता का संपूर्ण प्रदर्शन सत्सई के माध्यम से किया है। वैदिक शास्त्र से संबंधित एक दोहा कहते हुए वो कहते हैं कि मैं लखी नारी जान करी राखो निर्धन है, वही रोग निदान वही वैद औषध है। कि जो नायिका की विरहाग्नि से तप्त अवस्था है कि वो विरह की अग्नि में निरंतर जल रही है, और जिसके कारण क्षीणताएं हो रही है और इतनी अधिक दुबली हो रही है कि उसको पहचानना ही मुश्किल हो गया है। और इसी के साथ साथ कोई भी उसे दवाई दे दो, कोई भी उसको औषधि दे दो, पर उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। तो कवि कहते हैं कि मैं लखी नारी ज्ञान, मैंने नाड़ी ज्ञान से इसका रोग पहचान लिया है, और पहचान करके मैंने उसकी औषधि भी इसके लिए लिख दी, करी रात को निर्धन। और मैं ये बिल्कुल विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूँ कि वही रोग निदान वही वैद औषध है, कि इस प्रेमिका का जो मतलब कि रोग का निदान है वो वही प्रेमी है, वही इसका रोग है, और वही इसकी औषधि है। अर्थात उसी प्रकार प्रेमिका की सखी नारी जो है विषय ज्ञान से प्रेमिका के विरह का कारण समझती है, और उसी प्रेमी को ही प्रेमिका का वैद्य की दवा मानती है। तो कविवर बिहारी ने अपनी बिहारी सत्सई में
अनेक आस्वादन पाठक को प्रदान किए हैं। उन्होंने वहां पर न केवल श्रृंगार को पिरोया है, बल्कि भक्ति, नीति, वीर सब से उसको मंडित किया है, उसको पांडित्य दिया है, उसको वैद्य बहुत सारे वर्णन दिए हैं। उसमें ज्योतिष भी है, चमत्कार भी है, मनोविज्ञान भी है, सब कुछ बिहारी सत्संग में मिलता है। और उस रचना का अध्ययन करने पर जो बिहारी जी की बहुज्ञता है उसका स्पष्ट परिदर्शन होता है। तो इस ग्रंथ की जो कीर्ति है वो काल चक्र के चलते निरंतर बढ़ती रहेगी। मुख्य कारण यह है कि ग्रंथ में प्रतिपादित विषयों की प्रासंगिकता निरंतर बनी हुई है। सच तो यह है कि सतसई रीति काल में रचित ग्रंथ है और उस काल की परिस्थितियां ही सतसई को प्रभावित करती रही हैं, लेकिन आधुनिक काल के विभिन्न दृष्टिकोणों पर भी सतसई खरी उतरती। अगर हम उसका पुनः अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि जो आधुनिक काल में बहुत सारे विषयों की प्रासंगिकता है वो बहुत जो है अपने विविध आयामों के साथ उसमें देखने के लिए। धन्यवाद।